दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपको मिलेगा जल रंग तथा तैल रंग से संबंधित बहुत सारी क्वेश्चन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं जल रंग और तैल रंग दोनों में 5 क्या अंतर है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जल रंग में कार्टिज जो है वाटर मैट आदि पर प्रयुक्त किए जाते हैं जल रंग। ठीक है, और तैल रंग कैनवास ऑयल शीट पर किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है जल रंगों में लाइट टू डार्क कार्य किया जाता है, जबकि तैल रंगों में डार्क टू लाइट किया जाता है। ठीक है, और जल रंग चित्रण के लिए राउंड ब्रश प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, जबकि तैल रंग चित्रण के लिए फ्लैट ब्रश, ठीक है, चिपटा वाला। और जल रंग के चित्रण में हाईलाइट दिखाने हेतु कागज को स्वेच छोड़ दिया जाता है, जबकि तैल रंग चित्रण में हाईलाइट का कार्य सबसे बाद में हल्के रंग से दर्शाया जाता है। 5वां है जल रंग चित्रण में माध्यम जल है तथा तैल रंग में चित्रण हेतु अलसी का तेल, ठीक है, तारपीन का तेल अथवा वार्निश का प्रयोग किया जाता है। ये रहा जल रंग और तैल रंग में जो पेंटिंग की जाती है उसमें 5 अलग उसकी क्या अंतर है। अब वास्तु चित्रण का इतिहास के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। वास्तु चित्रण का प्रारंभ जो हुआ बंगाल स्कूल से दिखाई देता है, यानी अवनिंद्र नाथ ने जापानी चित्रकार हिशिदा तथा टाइकन से वास्तु को सीखा था, वास्तु पद्धति को सीखा था। वास्तु पद्धति के द्वारा वातावरण तथा अंतराल में गहराई का समावेश करके इस क्षेत्र में उन्होंने नवीन प्रयोग किए। वास्तु के लिए इंग्लैंड का बना कार्टिज पेपर प्रयुक्त किया जाता था। एक के बाद एक रंग की कई परत चढ़ाकर चित्र को वाश किया जाता था और रंग को पक्का किया जाता था। कभी कभी चित्र को पूरा ही पानी में डुबो दिया जाता था वास्तविक प्रभाव प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आता है कि बाल कला के साधन क्या है और एक बालक आत्मविभक्ति किस प्रकार करता है। तो हम इसको देखते हैं कि बालक के साधन वंशानुक्रम तथा पर्यावरण पर आधारित होते हैं। बालक जब सर्वप्रथम अपने नेत्र खोलता है तो वह अपने माता पिता चारों ओर के वातावरण से वह प्रभावित होकर धीरे धीरे प्रेरणा ग्रहण कर अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है, जिसके अंतर्गत मिट्टी की विविध आकृतियाँ बनाना, कागज, दीवार अथवा फर्श पर पेंसिल, कोयला या रंग से अंकन करना शामिल है। ठीक है, अब उपयोगी कला क्या है इसके बारे में अगर पूछता है, और ज़्यादातर पूछता भी है, तो जो चीज़ हम उपयोग में लाते हैं अर्थात जो कला मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वह उपयोगी कला कहलाती है। जैसे बर्तन बनाना, भवन निर्माण, वस्त्र निर्माण आदि। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की प्राग ऐतिहासिक कला के नमूने जो हैं वह कला के उपयोगी पक्ष को उजागर करते हैं, यानी उपयोगी कला है। अब रिलीफ किसे कहते हैं, ऐसा हाई रिलीफ, लो रिलीफ, हाई रिनेसा, ये सब जो है, तो रिलीफ किसे कहते हैं। मूर्ति में त्रियामी प्रभाव होता है, किंतु जब पीछे से आधा भाग सपाट तथा सामने से आधा भाग त्रियामी प्रभाव प्रस्तुत करता है उसे रिलीफ कहते हैं। भारतीय भित्ति चित्रों में से ऐसे बहुत से उदाहरण हैं मिलते हैं जिसमें कि सपाट तथा सामने का आधा भाग त्रियामी होता है। ठीक है, अब प्रविधि क्या अर्थ होता है इसके बारे में अगर जाने तो प्रविधि रचना जो है संबंधी वह प्रक्रिया है जिसे किसी निश्चित विचार के आधार पर प्रयुक्त करते हैं। प्रत्येक कलाकार की तकनीकी जो है वो अभिज्ञत होता है जिसे वह सतत अभ्यास से प्राप्त करता है और इसमें सहायता प्रदान करने में का माध्यम होता है। ठीक है, जल रंगों को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसा पहले ही बताया गया जल रंग 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम घुलनशील, जो प्रथम परत के सूख जाने पर द्वितीय परत लगाने पर पुनः घुल जाते हैं। दूसरे अघुलनशील, जिसके द्वारा परत पर परत कार्य किया जाता है। वास की सपाट विधि घुलाई क्या है अगर ये पूछे तो इसमें
समस्त धरातल को गीला करके एक बड़ी चपटी तुलिका से सीमित रंग लेकर शीघ्रतापूर्वक तुलिका संघात लगाकर चित्रण किया जाता है, ताकि रंग एक दूसरे के मिश्रण से होकर इच्छित प्रभाव की सृष्टि कर सके। एक परत के सूखने पर दूसरी परत और तीसरी परत में लगाकर कलाकार सूक्ष्म विवरणों को दिखाता है। आता है क्वेश्चन कि काल्पनिक चित्रण किसे कहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम बताएंगे कि कलाकृति के सृजन में चित्रकार के मस्तिष्क में निहित पूर्वानुभव के चिन्ह विशेष सहयोग देते हैं। इन चिन्हों का साकार रूप देने में जिस सृजनात्मक प्रवृत्ति का आश्रय लिया जाता है वह कल्पना होती है। इससे संबंधित चित्र काल्पनिक कहा जाता है। इसमें बाह्य यथार्थ की यथावत पुनरावृत्ति न होकर उसे नवीन प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। सिटी स्केप किसे कहते हैं? तो प्रत्येक कलाकार अपने चारों ओर के वातावरण से चित्रण योग्य विषय तलाश करता है। प्रारंभ में भारत के गांव तथा रियासतों से प्रभावित होकर कलाकार ने अपने चित्रों की पृष्ठभूमि में लैंडस्केप को बनाया। धीरे धीरे देश की उन्नति होने पर गांव के स्थान पर शहरों का विकास हुआ और कलाकारों ने अपनी शहरी वास्तु तथा वातावरण को अपने चित्रों में बनाना प्रारंभ कर दिया। सिटी स्केप कहा गया इसे, ठीक है। तो सिटी स्केप, लैंडस्केप को सिटी स्केप कहा गया। अनटाइटल्ड का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि कलाकृति का शीर्षक विषय वस्तु का बोध कराने में सहायक बनता है, किंतु ये जो है आज आधुनिक कला व्यक्तिगत होने के कारण शीर्षक कलाकार की रुचि पर निर्भर हो गया। कुछ कलाकार विषय को अस्पष्ट छोड़ देने के कारण अपने चित्रों को अनटाइटल्ड कहते हैं, जिसका कोई टाइटल नहीं होता, क्योंकि उनके अनुसार कलाकृति को शीर्षक की आवश्यकता नहीं होती। शीर्षक केवल कलाकार के भाव संप्रेषण में साधन है, साध्य नहीं है, ठीक है। चित्र को समझने के लिए दर्शक पर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक दर्शक का अभिव्यक्ति जीवन संस्कार रुझान के अनुसार वह स्वयं उसे अनुभूत करेगा। हम जो कलाकृति बनाते हैं उसे हम ही नहीं समझ पाते, तो हम ये कैसे अपेक्षा करेंगे कि दर्शक उसे समझेगा। दर्शक 2-3 मिनट में किसी कलाकृति का मूल्यांकन नहीं कर सकता और सभी चित्र अनटाइटल्ड हैं। तो ये किसने कहा है, ठीक है, तो ये राम कुमार ने कहा है व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर। अब स्केच किसे कहते हैं? जो हम स्केच करते हैं पेंसिल से, पेन से, तो स्केच से तात्पर्य पेन, पेंसिल, चारकोल, स्याही के माध्यम से अंकन करना है। स्केच में रेखांकन की साथ साथ हैचिंग विधि स्याही या रंगों की सहायता से गहराई भी दर्शाई जाती है। चित्र के संपूर्ण विषय जो हैं वो कलाकार छोटे आकार स्केच में देख लेता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते ही आप तक पहुँचे। देखने के लिए धन्यवाद।